हाँ भाई, निकाल लें। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है इसका वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। चैप्टर नंबर 13। चैप्टर का नाम डाल लें प्रोबेबिलिटी, और उसके अंदर सबसे पहली हेडिंग डाल लें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, इसे ध्यान से समझें। उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, नोट कर लें ये एग्जांपल साथ साथ अपने पास कि टू कॉइन्स आर टोस्ट। टू कॉइन्स आर टोस्ट simultaneously. Two coins are tossed simultaneously, मतलब साथ साथ दो सिक्कों को उछाला गया, फुल स्टॉप। What is the probability? What is the probability of getting? What is the probability of getting two heads? अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन देकर मैं छोड़ दूं इसे यहाँ पर, समझ लो एक मिनट, तो इसका आंसर क्या होगा बता सकते हैं आप? भाई दो सिक्के उछालते हैं तो कितने केस बनते हैं, टोटल आउटकम्स कितने होते हैं दो सिक्के उछालने पे? 4। 4 होते हैं, बिल्कुल ठीक बात। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, बिल्कुल सही बात है। 4 हमारे पास आउटकम्स इसके बनते हैं। अब अगर सीधा क्वेश्चन ये आ जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स, तो टू हेड्स वाला एक ही केस होता है उसमें, तो आंसर हो गया 1/4। ये वो प्रोबेबिलिटी है जो आप क्लास 11 तक पढ़कर आए हैं। अब नया क्या है? नया ये है कि इसके बाद जैसे उसने पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स, साथ में वो देगा कि व्हेन इट इज गिवन दैट, या व्हेन इट इज नोन, कुछ भी लिख सकता है। व्हेन इट इज गिवन दैट at least one head comes up। सर ध्यान दो एक मिनट के लिए पहले क्वेश्चन पे। उसने कहा टू कॉइन्स आर टोस्ड साइमल्टेनियसली, दो सिक्के साथ साथ उछाले गए, ठीक है जी, उछाल दिए दो सिक्के। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड, दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है। कब? जब हमें एक कंडीशन दे दी गई कि कम से कम एक हेड तो आएगा ही आएगा, यानी कि एटलीस्ट वन हेड कम्स अप, ऐसा ऑलरेडी हो चुका है। तो वो आपसे एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है जब दूसरा इवेंट हो चुका है। तो वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट व्हेन अनदर इवेंट ऑलरेडी अकर्ड, जो पहले से हो चुका है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, एक मिनट के लिए समझ लो पहले, उसके बाद नोट करना, मैं आपको समय दे दूंगा थोड़ा सा। समझ लें ध्यान से पहले इस चीज को कि किस तरीके से आप लोगों को करना है, क्या तरीका है ऐसे करने का। तो दो सिक्के जब उछालते हैं हम, तो उन दो सिक्कों को उछालने पर पहले जो सैंपल स्पेस हमारे पास बनेगा वो हमने बना लिया, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। वो ये कह रहा है हमारे से कि एटलीस्ट वन हेड कम्स अप, ये हो चुका है। इसका मतलब पहले मैं आपको इसका जो है ब्रीफ में ओरल समझा रहा हूं कि आप इसे ओरली कैसे कर सकते हैं। देखो ये कह रहा है एटलीस्ट वन हेड कम्स अप हो चुका है, इसका मतलब ये हमारा नया सैंपल स्पेस है, ये हो चुका है। तो इसका मतलब एटलीस्ट वन हेड कम्स अप वाले में इसमें कौन कौन से केस आएंगे इन चार में से? सेकंड और थर्ड। नहीं, गलत। फर्स्ट। एटलीस्ट वन हेड वाले में शुरू के 3 आएंगे। मनप्रीत यहाँ है, उसने ठीक कहा
त्यागी जी आप बाद में सही बोल रहे, एटलीस्ट वन हेड का मतलब है कम से कम एक हेड, तो एक हेड वाले तो आएगा ही आएगा, उसके साथ साथ टू हेड वाले केस भी आएंगे, यानी कि ये 3 केस आएंगे। अब वो आपसे ये कह रहा है कि इन 3 में से प्रोबेबिलिटी होगी टू हेड के आने की, तो टू हेड का एक ही केस है इसमें, तो इसका मतलब आंसर इस क्वेश्चन का होगा 1/3। ये इसका प्रैक्टिकल प्रूफ है कि जो इवेंट हो चुका होता है ना, दैट इज अवर न्यू सैंपल स्पेस। भाई ये तो इसका वो तरीका है कि आपने क्वेश्चन को देखा, समझा और आपने इसका आंसर दे दिया। आप इसे सब्जेक्टिव कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं फिलहाल, और सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकल मतलब है क्या, बेसिक चीज है क्या, कि आपसे जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मांगी जा रही है, जब कोई एक दूसरा इवेंट हो चुका है, तो जो इवेंट हो चुका होता है वो हमारा नया सैंपल स्पेस होता है। अब बच्चे कहते हैं सर हम इसे करेंगे कैसे? आंसर तो चलो आपने हमें सिखा दिया कि भाई 1/3 आएगा, लेकिन हम इसे निकालेंगे कैसे? 1/3 डायरेक्ट लिखने पे तो टीचर नंबर देगा नहीं, तो फिर क्या तरीका है? 2 इवेंट इसके अंदर आपके पास हैं, एक को मैंने ई कह दिया, एक को मैंने एफ कह दिया। ए और बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। ई और एफ कह दिया। ई वो इवेंट यहां पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसका मतलब एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड्स। और एफ वो इवेंट जो हो चुका है, वो क्या है? एटलीस्ट 1 हेड। ये हुआ जी जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और ये हुआ जो इवेंट पहले से हो चुका है। दोनों के केसेस निकाल लो। ई के फेवर में कौन कौन आए बताओ जी इनमें से? एग्जैक्टली 2 हेड, सिर्फ एक हेड हेड, बिल्कुल ठीक। एफ के फेवर में कौन कौन आए भाई? एटलीस्ट 1 हेड, अभी बताया था। एक तो हेड हेड, एक हेड टेल और एक टेल हेड। ये हमारे पास 3 केस आ गए, एच 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 टी टी एच। ठीक है, शिवानी ने भी बताया है। तो ये आ गए हमारे पास स्टार्टिंग के 3। ठीक है जी, बिल्कुल। तो ये आ गया आपके पास एग्जैक्टली 2 हेड के फेवर वाले, और ये आ गए हमारे पास एटलीस्ट 1 हेड वाले। अब आप ये देखो ई के फेवर में कितने एलिमेंट हुए? 1। एफ के फेवर में 3। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द इवेंट ए ई इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों का कॉमन निकाल लो। तो आप कहेंगे जी एच एच हो गया सर, एक ही केस आया, सिर्फ एच एच। ठीक है, अब इसके बाद हमें जो जरूरत पड़ती है इसके अंदर, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई की जब एफ हो चुका हो। तो एक तो ध्यान से सुन लो, प्रोबेबिलिटी ई की निकालनी है जब एफ हो चुका है। कहीं भी आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिले पी ई अपॉन एफ, तो इसे पढ़ते कैसे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई when f had already occurred, means whatsoever event। मान लो e वो इवेंट होता जो पहले से हो चुका है, तो मैं इसे f अपॉन ई लिखता, लेकिन जो इवेंट पहले से हो चुका है वो मैंने f से रिप्रेजेंट करा है, तो इसलिए उसको नीचे लिखा है। इसको पढ़ने का तरीका है पी ई अपॉन एफ को कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई when f had already occurred, जो पहले से हो चुका होता है, that event we write in the denominator। and what is the formula for conditional probability? ध्यान से सुन लो कि probability of दोनों का intersection upon probability of denominator, यानी कि f जो हो चुका है। दोबारा सुन लो, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अपॉन नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी। अच्छा, एक बात यहां से हमें समझ में आ रही कि अगर मान लो ये अपॉन में आ रही प्रोबेबिलिटी, तो ये 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 होगी तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और इसके 0 ना होने का मतलब कि ये इम्पॉसिबल इवेंट नहीं हो सकता। याद रखना, जो इवेंट पहले से हो चुका है वो कभी भी इम्पॉसिबल इवेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर वो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया तो व्हाटसोएवर इज इन द न्यूमरेटर divided by 0 will give not defined, which is not possible. That's why we can say
कि दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू 0 मींस एफ इज नॉट एन इम्पॉसिबल इवेंट। अभी प्रॉपर्टीज में ये बात सामने आ जाएगी। अब मैं आपसे पूछूं मुझे ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप कहेंगे जी ई इंटरसेक्शन एफ के फेवर में एक केस और टोटल 4 केस, तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 1/4। फिर आप कहें जी पी एफ की प्रोबेबिलिटी बताओ, एफ के फेवर में 3 केस, टोटल 4 केस, तो प्रोबेबिलिटी 3/4। 4 से कट गया 4, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 3, तो आंसर आ गया 1/3। आप कहो जी आंसर तो हमने बिना सॉल्व करे भी निकाल लिया था कि भाई ये इवेंट हो चुका है, इसमें से इसकी प्रोबेबिलिटी मांग रहा है, तो 1/3 आंसर। ये हमारा वेरीफाई भी हो गया। एग्जाम में आपको ऐसे करके आना है, डायरेक्ट लिख के नहीं आना है। हाँ अगर एमसीक्यू आ गया फिर तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड पता कर सकते हो कि दोनों के अंदर जो आपके पास इवेंट हो चुका है उसे आप नया सैंपल स्पेस मान लो और उसमें से जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है उसके हिसाब से आंसर लिख दो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सैंपल स्पेस लिखना जरूरी कई बार नहीं भी होता। मान लीजिए आपने 2 डाइस थ्रो करे तो उसमें 36 केस बनते हैं। अब 36 के 36 केस लिखना जरूरी नहीं होता। कई बार 3 डाइस का केस भी आएगा। अब आपके यहाँ 3 डाइस के केस का मतलब 216 केस बनेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल टू राइट। तो नो नीड टू राइट दिस सैंपल स्पेस इन ऑल क्वेश्चंस, बट इफ पॉसिबल देन यू हैव टू राइट इट। हर बार सैंपल स्पेस लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन जहां फाइनाइट नंबर्स आ रहे हो, बहुत थोड़े हो जिन्हें आप आराम से लिख सकते हैं, तो ऐसे केस में सैंपल स्पेस लिख देना चाहिए। हमें ही सहूलियत रहती है उसे करने की। देख लो जी, हर पूरी एक्सरसाइज में एक ही फार्मूला लगना है। दिस सिंगल फार्मूला इज यूज्ड इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज। दिस फार्मूला। बताइए सर क्लियर हो गया तो चैट बॉक्स में मैसेज डालें, नहीं अगर कोई बात समझ में आई तो बताइए। यही एकमात्र क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज को क्लियर करता है। जो भी दिक्कत आएगी वो मैं बड़े आराम से आपको समझा दूंगा, बट फर्स्ट यू हैव टू ट्राई ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 15.1 सॉरी 13.1। चलिए जी, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का कहना है कि क्लियर हो गया। अब ये तो था जी हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कि आप उसे किस तरीके से करेंगे, काम कैसे करेंगे, फार्मूला क्या है, वो सारी बातें आपके सामने आ गई। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें। वैसे मैं इसका सॉल्यूशन आपके पास सेंड कर दूंगा अभी, जो मैंने ये पूरा लिखा है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें यहीं पे। इसके बाद हेडिंग डाल देंगे कॉपी में, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। 4 प्रॉपर्टीज हैं छोटी छोटी सी, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको याद रखनी है। देखिए ध्यान से, हेडिंग डाल लेंगे कॉपी में अब, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हेडिंग डालने सर कॉपी में, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास जो आ जाती है नंबर 1, वो लिखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस जब कोई इवेंट एफ हो चुका हो, या प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जब एफ खुद हो चुका हो, तो वो दोनों ही हमारे पास 1 होती है। कैसे, अभी समझाऊंगा मैं आपको इसका प्रूफ। देखिए प्रूफ भी साथ साथ। प्रॉपर्टी प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस जब एफ हो चुका है, इसका फार्मूला लगाया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। हाँ भाई, किसी भी इवेंट का आप सैंपल स्पेस के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो वही इवेंट खुद आ जाएगा। भाई सैंपल स्पेस में तो सारे एलिमेंट हैं, उसमें से आप एफ के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो वही एलिमेंट वही इवेंट खुद आ जाएगा।
यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कट गया, आपको क्या मिल गया? 1। ऐसे ही अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन एफ निकाल लूंगा, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब वो हो चुका है, तो सीधी सीधी बात एफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन किसी का भी यदि अपने के साथ आप इंटरसेक्शन देखें तो वही का वही आ जाएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कट के आपको क्या देगा? ये 1। तो ये तो हुई हमारे पास पहली प्रॉपर्टी कि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी जब एफ हो चुका हो या किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब वो खुद हो चुका हो, तो उस केस में वो हमारे पास 1 होती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए यूनियन बी की, कब? जब एफ हो चुका है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जब एफ हो चुका है, तो ए यूनियन बी का फार्मूला पढ़ा था पिछले साल आपने, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। एन ए यूनियन बी का सेट्स में फार्मूला पढ़ा था कि एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो वहीं से ही बना इसका फार्मूला भी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब एफ हो चुका है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब एफ हो चुका है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जब एफ हो चुका है। नोट कर लें अपने पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबके अपॉन में एफ, मतलब जो हो चुका है, ये आ गया हमारे पास। तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश जब एफ हो चुका है, किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो भाई ना होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है? 1 में से होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देते हैं। ये तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा है 10th में कि किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम 1 में से उसके होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देते हैं। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश जब एफ हो चुका है इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ हो चुका है। तो यानी कि अगर मैं इसे इधर ले आऊं तो मेरे पास ये रिजल्ट आता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ हो चुका है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश जब एफ हो चुका है, उन दोनों का सम बेटा जी 1 होगा। यानी कि किसी भी इवेंट के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ये सेम रिजल्ट आप छोटी क्लास में पढ़ कर आए हैं। इसके बाद फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है इसकी, ये मैं बता चुका हूं आपको कि इन केस ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, एफ कैन नॉट बी इम्पॉसिबल इवेंट, वो कभी भी इम्पॉसिबल इवेंट नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि एफ की प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 नहीं होगी। तो लिख लें कि इन केस ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, in case of conditional probability of E by F, of E by F, F cannot be, जी हाँ सर, F cannot be an impossible event, cannot be an impossible event, वो कभी भी impossible event नहीं होगा। That is IE करके लिख लें, probability of F is not equal to 0। अभी बताया था क्यों, क्योंकि ये अपॉन में आती है, और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 0 हो गई और ये अपॉन में आ गया तो प्रोबेबिलिटी नॉट डिफाइंड चली जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। देख लें सर, ये आपके पास प्रॉपर्टीज आ गई चारों की चारों, जो आपको पढ़नी है और याद रखनी है। देख लें भाई, कोई पॉइंट ऐसा जो अगर क्लियर ना हुआ हो तो पूछ लें, नहीं तो चैट बॉक्स में मैसेज डाल दें क्लियर हो गया या नहीं हुआ। प्रॉपर्टीज बता दी मैंने आपको।
इसके बाद आपको करना क्या है आज, वो एक तो नोट कर लें, और कल पहले एक क्वेश्चन हमारा 10th क्वेश्चन रहता है एलपीपी का, जो कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी, तो कल इसकी प्रॉब्लम के साथ साथ मैं वो 10th क्वेश्चन भी पहले आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लीनियर प्रोग्रामिंग के मिसलेनियस का 10th क्वेश्चन। और करना क्या है वो नोट कर लें। टुडे यू ऑल हैव टू डू एक्सरसाइज नंबर 13.1। 13.1 आपको कंप्लीट करनी है। पहले एग्जांपल्स करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। एग्जांपल्स में एग्जांपल नंबर 7 ड्रॉप कर देना, वो मैं समझा दूंगा। ट्राई करना चाहो कर लेना, एग्जांपल 7, रेस्ट आपको करने ही करने हैं। तो नोट कर लें अपने पास होमवर्क, और ग्रुप पे भी डाल दें टुडेज होमवर्क। यू ऑल हैव टू डू एक्सरसाइज नंबर 13.1 विद एग्जांपल्स। कल हम इसकी प्रॉब्लम डिस्कस करके अगली एक्सरसाइज आपको समझा देंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।